स्टूडेंट्स, आपने बिलियर्ड्स, मार्बल्स या कैरम इनमें से कोई एक ना एक गेम तो खेला ही होगा। इन तीनों गेम्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज कोलिजन, आपस में टकराना। मान लेते हैं कि दो बिलियर्ड्स की बॉल है। जब एक बिलियर्ड की बॉल दूसरी बॉल से टकराती है, पहली वाली किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, दूसरी वाली कोई और डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये कोलिजन का फिनोमेना, इसमें किस तरीके से मोमेंटम को अफेक्ट करती है, किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में कोलिजन्स में हम सीखेंगे। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लिया मेरे पास दो बॉल्स हैं। एक बॉल जो कि जिसका मास मैंने ले लिया m1, और जबकि दूसरी बॉल है जिसका मास मैंने ले लिया m2। ये दो बॉल्स हैं और दूसरी बॉल है m2, इसका मास m2 हमने ले लिया। जो m2 है वो रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी नहीं है, इट इज एट रेस्ट। जबकि m1 किसी वेलोसिटी से आ रही है, कुछ इस मान लेते हैं वेलोसिटी v1 से ये आ रही है, और ये कुछ यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे इससे m2 से टकरा जाती है। तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि इस एंगल पे टकराती है तो ये m1 कुछ टकरा के यहाँ की तरफ निकल जाएगी। m1 टकरा के यहाँ की तरफ निकल जाएगी, जबकि m2 टकरा के कुछ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से कोलिजन हुआ जिसने m1 की वेलोसिटी को भी इम्पैक्ट किया, और m2 जो कि स्टेशनरी थी वो भी किसी वेलोसिटी से मूव करने लगी। मान लेते हैं इसको हमने v2 f से मूव करने लगी, और ये v1 f से। f स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। v1 मास m की वेलोसिटी हो गई, v2 मास m2 की वेलोसिटी हो गई। और अगर हम बात करें, ये कुछ इस तरीके से मैंने x एक्सिस बना दिया और ये हमारा y एक्सिस है, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। तो जो मास m1 है, लेट्स से वो θ1 एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ, while ऑन द अदर हैंड मास m2 θ2 एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। तो ये एक तरह से पिक्टोरल डायग्राम है जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि मास m2 स्टेशनरी है और मास m1 मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v1 से। जब वो टकराता है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ए पर टकराता है, तो किस तरीके से मास m2 की वेलोसिटी और डायरेक्शन इंपैक्ट होती है और मास m2 की वेलोसिटी और डायरेक्शन को इंपैक्ट मिलता है। तो यही कोलिजन है, और इसी को समझते हैं, आगे देखते हैं। अब जितनी भी कोलिजन्स होती हैं उन सब में जो टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इन ऑल कोलिजन्स टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। किस तरीके से, चलिए मान लेते हैं कि m1 ने जब स्ट्राइक किया, कुछ मान लेते हैं हेड ऑन कोलिजन हुआ, m1 ने m2 को स्ट्राइक किया, इनके बीच में कोलिजन हुई कुछ इस तरीके से। m1 आ रहा था और m2 से कोलाइड हुआ। तो जैसी कोलिजन हुई m1 के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हम ले लेते हैं p1 ले लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p1। और ये चेंज किस वजह से आया, जो फोर्स लगी m1 के ऊपर, लेट्स से फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 फॉर ए टाइम पीरियड डेल्टा t। तो ये इम्पल्स था, इम्पल्स ने इसके मोमेंटम में चेंज लेके आया। सो उसी वक्त अगर m2 ने m1 के ऊपर ये फोर्स लगाई, एट द सेम टाइम m1 ने भी m2 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है जो कि हम उसे अप्लाई करेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम इन m2, हम डेल्टा p2 ले लेंगे, और कितनी फोर्स लगी उस पर, फोर्स अप्लाइड ऑन m2 बाय m1, कुछ इस तरीके से ले लेंगे डेल्टा p। तो m1 के मोमेंटम में चेंज आया डेल्टा p1, m2 के मोमेंटम में चेंज आया डेल्टा p2। अब ये दोनों फोर्सेस F1 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं F21 की जगह माइनस F12 रख दूं, या F12 की जगह माइनस F21 रख दूं, एक ही बात है। तो अगर रख के देखते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू F12 डेल्टा, और इधर डेल्टा P2 इज इक्वल टू F12 की जगह F21 की जगह
मैं -F12 रख दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस तरीके से मैंने रख दिया। अब ये इक्वेशन मेरी 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, सो व्हाट व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिलेगा? 1 + 2। जो राइट हैंड साइड है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं मैं, कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, डेल्टा P1 इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 मींस फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 को ये तो लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2 को कैसे लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म को और इसको एक साथ लिख लेते हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू, ये जो माइनस टर्म्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो व्हाट विल गेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2। अब इससे हमें क्या मतलब पता लगा, अगर हम इसकी बात करें कुछ इस तरीके से, ये जो आई हमारे पास एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये मेरा सिस्टम था, मास m1 और मास m2 का मेरा सिस्टम था। ये आपस में कोलाइड होते हैं और इनकी वेलोसिटीज चेंज होती है, मोमेंटम में चेंज आता है। तो दिस इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द मासेस m1 एंड m2, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो दिस, ये चीज प्रूव हो गई कि initial momentum of the system, initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। so जब कोलिजन होती है तो उस केस में, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक हो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो ये एक बहुत यूजफुल फाइंडिंग है जो कि हमें आगे मदद करती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और एनर्जी इक्वेशंस, मोमेंटम की इक्वेशन सॉल्व करने में। तो इस चीज से हमें ये पता लगा। अब आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज मास m1 और ये मास मेरा m2 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जैसे ये इससे टकराता है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। जबकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब m1 m2 से टकराएगा इन इलास्टिक में, तो m1 और m2 आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, कोई बाउंस नहीं होगा। सो दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ऑल्दो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, देयर इज चेंज इज काइनेटिक एनर्जी, लॉस हो जाता है, हीट लॉस हो गया, जिसकी वजह से और भी जो दूसरे लॉसेज हैं उसकी वजह से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम निकल के आती है। चलिए कोलिजन समझते हैं पहले। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, वन डायमेंशन में लेके चलेंगे, टू डायमेंशन में नहीं समझेंगे अभी, वन डायमेंशन में केस लेके चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं दो बॉल से मेरे पास, ये m1 बॉल है एंड दिस इज m2। वन डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। m1 किसी वेलोसिटी से आ रही है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी से आ रही है, जिसको मैंने ले लिया v1 i, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 i, जबकि इसकी वेलोसिटी v2 i
जीरो है, अभी स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। जबकि v1i किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रही है और ये इससे टकराती है। m1 कोलाइड्स विद m2, कुछ इस तरीके से इनका कोलिजन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे आती है और ये इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद ये दोनों एक साथ चिपक जाते हैं और फिर किसी फाइनल वेलोसिटी v2f मान लेते हैं, उससे ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और फिर मूव करने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो दिस इज ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में अगर हमें ये निकालना है इन दोनों बॉडीज का, इन दोनों मासेस का चिपकने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v2f अगर मैं निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन निकालते हैं। मोमेंटम कंजर्व रहता है चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक हो। तो अगर हम बात करें, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माई सिस्टम जिसमें दो मासेस हैं m1 एंड m2। तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, m1 का मोमेंटम प्लस m2 का मोमेंटम। तो m1 का मोमेंटम इज m1, इसकी वेलोसिटी इज v1i इनिशियल वेलोसिटी, जबकि m2 की वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का। हमने ये सीखा था इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम में ये दोनों बॉल्स आपस में चिपक गई तो इनका टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, फाइनल वेलोसिटी v2 से ये दोनों मूव कर रही हैं। अब दोनों चिपक गई हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें m1 मास पता है और m2 मास पता है। तो v2f फाइनल वेलोसिटी इन दोनों मासेस की जो चिपक चुके हैं उनको हम इन तीनों टर्म्स में निकाल सकते हैं, m1 m2 और v1 इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये तीनों वेरिएबल्स हमें नोन है। तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जिसमें m2 और m1 दोनों चिपक चुके हैं इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स v1 i इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल m1, मास m1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, जब वन डायमेंशन में, जब दो बॉल्स आपस में चिपक जाती हैं। और अगर हम बात करें इनकी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से पता लगाएंगे, दैट इज डेल्टा के ई इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली कितनी हुई, उसका जो डिफरेंस होगा वो ही हमारा लॉस होगा। तो मान लेते हैं m1 और इनिशियल वेलोसिटी थी आई स्क्वायर, m2 की तो कोई वेलोसिटी नहीं थी तो सिर्फ जो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी मास m1 की वजह से थी, उसकी वेलोसिटी v1 आई थी। और लॉस क्या होगा, जो इस उसके बाद m1 और m2 v2 वेलोसिटी v2f से मूव कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, m1 प्लस m2। और ये हमने इधर लिख दिया इनकी जो वेलोसिटी थी दैट इज v2f, v2f। तो ये लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है v2f का इन टर्म्स ऑफ v1i और m1 और m2 के टर्म्स में, अगर वो इसकी वैल्यू पुट कर दें v2f की तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 माइनस हाफ m1 प्लस m2। v2f की वैल्यू पुट कर देते हैं, v2f की वैल्यू है हमारी मास m1 डिवाइडेड बाय दिस इज v स्क्वायर, m1 प्लस m2 v i इसका स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनली वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हाफ m1 v1 i स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस m1 बाय m1 plus m2. So this is the loss in kinetic energy when two bodies collide with perfectly inelastic collision, completely inelastic collision। उस केस में काइनेटिक एनर्जी में लॉस ये होगा। और
फाइनल वेलोसिटी जब दोनों मासेस चिपक जाएंगे कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन में कुछ इस तरीके से होगी।